हेलो बच्चों, ये हम लोग डिस्कस करेंगे FT3 का पेपर और चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये डिस्कशन होने वाला है। तो बच्चों, FT3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ 5 kg mass at rest. The work done by the force in first 2 सेकेंड will be। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना 5 kg मास पर, जो कि रेस्ट पर है। वर्क डन निकालना है 2 सेकंड में। तो सबसे पहले आप देख लो कि इसमें भाई एक्सेलेरेशन कितना होगा, क्योंकि बिना एक्सेलेरेशन के डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो फोर्स का वर्क हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। जैसे मान लो ये कितना है, ये है आपका 5 kg। ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है, ये अपना, इसको 5 kg लिख लेते हैं। 5 kg का ब्लॉक, और इस पर कितने न्यूटन फोर्स लगाया बच्चों, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए बराबर एफ बाई एम। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन है तो एफ बाई एम करेंगे। एफ कितना है बच्चों, एफ है आपका 10 न्यूटन, और मास कितना है 5, तो कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेलरेशन आ गया अपना। एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 सेकंड में। एस बराबर कितना आ जाएगा आपका, सवाल नंबर 1 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। एस बराबर यू, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट होगा, मोशन स्टार्ट रेस्ट से होगा बच्चों। तो एस बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है, हाफ ए कितना है 2 इंटू टी कितना 2 सेकंड में, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा 4 मीटर आ गया। 4 मीटर आ गया बच्चों। और कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, वर्क हो जाएगा एफ इंटू डी। एफ इंटू डी मतलब फोर्स 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 4 मीटर। जैसा कि आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि 10 न्यूटन फोर्स लगा और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली वर्क हो जाएगा आपका कितना 40 जूल। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही आसान सा सिंपल सवाल था जिसको हमने बढ़िया तरीके से समझा। अब अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल बहुत बेहद आसान है। ठीक है, तो विच अमोंग द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर। परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं बच्चों, तो सबसे बेसिक फंडा क्या है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो विच अमोंग द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। एक गिवन वेक्टर है हमारे पास ये, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता करना है। तो आप देख पा रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। तो पहला वेक्टर हम देखते हैं, 3 आई का आई से डॉट प्रोडक्ट जब भी हम निकालते हैं, अदिश गुणन जब भी करें हम, तो हम क्या करते हैं, आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई करते हैं। आई का आई से करेंगे तो 6 आ जाएगा, जे का जे से करेंगे तो -2 इंटू 3 कितना -6 आ जाएगा, तो जीरो हो रहा। बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और पहले वाले का आंसर कितना था 40 जूल। ठीक है, 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए बढ़िया तरीके से। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। A simple pendulum of length L has a bob of mass कितना m and it is released from horizontal position. Then velocity of bob at lowest point will be। तो आप ये देखो, ये पेंडुलम इस तरीके से, ये रस्सी ली मैंने और रस्सी से m मास को लटकाया, और जब ये मास m मास को हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, स्ट्रिंग की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इससे हम छोड़ेंगे तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ, आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, तो इस तरीके से आएगा नीचे, और जब ये एकदम लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा तो इस तरीके से पोजीशन इसकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये पोजीशन हो गई, और इसका यहाँ पर वेलोसिटी हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला था जब भी सर्कुलर मोशन हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसमें टेंशन का वर्क जीरो होता है, ग्रेविटी ही काम करता है। तो यहाँ पर वही सारी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी में करे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। कितना नीचे आया, टोटल हाइट देख लेंगे कितना नीचे आया, जितना रस्सी की जो लेंथ है उतना ये नीचे आ गया। और सबसे अच्छा तरीका होता है हाइट देखने का, जैसे मान लो ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए बी पॉइंट तक आया। ठीक है, तो देख लेंगे इससे, जब भी हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये लेंथ एल और ये भी लेंथ एल, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, मतलब एच बराबर कितना आ गया बच्चों, एल आ गया। एच बराबर एल आ गया, और वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, एच गिरा, यू इक्वल टू जीरो से गिरा ना, तो वी बराबर कितना √2gh, एच वर्टिकल हाइट होती है, 2g इंटू कितना एच, एच एल के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा √2gl। तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अब देखो अगला सवाल, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पावर डिलीवर्ड दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वेयर टी टाइम है सेकंड में है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने पढ़ाया था क्या, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है तो हम किस पर जाते हैं, वर्क, टोटल वर्क पर जाते हैं। और पावर हमें पता है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है क्योंकि टाइम के फंक्शन में है, तो पावर इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका, पावर इंटू डी टी हो जाएगा। मतलब अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, पावर का इंटीग्रेशन कर देंगे फटाफट। तो पावर का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो डेल्टा डब्ल्यू टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख पाएंगे कितना, 2t+3, और ये dt कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, जो टाइम लिमिट हमें दी हुई होगी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड तक, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड तक इंडिकेट करेंगे। अब ये देखो कितना हो गया बच्चों, 2t का इंटीग्रेशन कितना, t स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना, प्लस कितना 3t आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड। तो ये जो टोटल वर्क है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो टी की जगह पहले 2 रखोगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 3 इंटू 2, फिर लोअर लिमिट जीरो जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 जूल वर्क हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना होता है, हम तो डायरेक्ट जब भी हम पावर को इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क मिलेगा, तो यहीं पर इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। पावर ये है, पावर को इंटीग्रेट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा स्टेप नहीं करना पड़ता, फटाफट काम हो जाता है। 2 टी का इंटीग्रेशन करोगे टी स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस कितना 3 का इंटीग्रेशन 3t हो गया, लिमिट लगाओ चलते बनो, ठीक है, 0 से 2। तो ये वर्क आ जाएगा आपका, और वर्क किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के ई के बराबर हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो चौथे का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 10 जूल इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ द बॉडी हैज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अदर देन 90, 90 होगा तो वर्क 0 होगा, और अदर देन 90 होगा तो बिल्कुल वर्क होगा। तो आई थिंक इसके दो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। क्या बच्चों, द बॉडी है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डेफिनेटली वर्क होगा, एकदम सही है, 100% सही है। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क होना ही है, और 90 के अलावा भी अगर कोई एंगल है तब भी वर्क होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कही है उसने, तो ये पूछा कि वर्क होगा या नहीं होगा, तो वर्क होगा, पहला सही है, दूसरा सही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ हो जाएगा बच्चों, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क देता है, क्योंकि डी डब्ल्यू हम लोग पढ़ते हैं बिगिनिंग में, एकदम इनिशियल जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्या एफ डॉट डी एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स होता है। तो एरिया क्या होता है आपका, जैसे मान लो फोर्स ले लिया हमने वाई एक्सिस पर, और एक्स ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर एरिया निकालोगे, छोटा सा एलिमेंट काटोगे, तो इस एलिमेंट को हम रेक्टेंगल टाइप मानेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया, और ये फोर्स एफ हो जाएगा बच्चों। तो एफ, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका, एफ डी एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। छठे का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, थर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज थर्ड, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, सिंपल हैं, ठीक है। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर का, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे बड़े आसानी से, और किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी लेंदी पेपर नहीं है, बड़ा ही बैलेंस पेपर था। अ फोर्स ऑफ 3 आई कैप 4 जे कैप 5 के कैप एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड एंड प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i, ठीक है। जब फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, दोनों वेक्टर फॉर्म है, तो वर्क डन क्या लगाना है हमें, डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना एफ डॉट एक्स लगाना है। कांस्टेंट फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, यहाँ ना तो कोई एक्स है, वाई है, जेड है, ना ही टाइम है, तो फोर्स को क्या मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट
फोर्स को क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट मानेंगे, और डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि फोर्स कांस्टेंट है, क्या फॉर्मूला लगेगा, एलिमेंटल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एलिमेंटल फॉर्मूला जैसे ये था, है ना, dw बराबर एफ डॉट डी एक्स, लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करो एफ डॉट एक्स, ठीक है। तो आई का आई से करते हैं, तो आई का आई से करेंगे बच्चों, 2 × 3 6 हो जाएगा, जे का जे से करेंगे कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा, और के का के से करेंगे कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमें शक्ति निकालना है, ये तो हो गया हमारा वर्क, कितना हो जाएगा आपका 12 6 18 और 10 28, 28 जूल वर्क हो गया, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा शक्ति आ जाएगा, टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तो 14 जूल पर सेकेंड या वॉट, ये हमारा शक्ति हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा 14, आंसर 2 सही हो जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। बने रहिए और समझते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर होने वाला है, सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों 9th क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी हमने 7th सॉल्व कर लिया, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 8th में फिर से वही कांस्टेंट फोर्स दिया है, और पोजीशन वेक्टर इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, मतलब फाइनल से इनिशियल को घटाएंगे, मतलब फाइनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल को, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, यानी एस वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, फाइनल से इनिशियल को घटाना, ये फाइनल है आपका और ये इनिशियल है, तो फाइनल से इनिशियल को घटाना है, 3i - i, तो ये आ जाएगा आपका 2i, j - 2j, तो माइनस का j आ जाएगा, ठीक है, और 2k - k, तो प्लस का k आ जाएगा। तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स आपको दिख ही रहा है, तो i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, और k का k से करेंगे। i का i से करेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 कितना 6, j का j से करेंगे तो यहाँ -1 और ये कितना 4, तो -4 हो जाएगा, और k का k से करेंगे तो यहाँ कितना है प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1, तो -1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 - 5 यानी +1, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, बहुत आसान सवाल है। 9th क्वेश्चन देखो, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 4 टाइम्स द न्यूमेरिक, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, k बराबर कितना होता है आपका p²/2m, p इज द मोमेंटम, है ना, संवेग होता है आपका p, हिंदी वाले भी सुनते जाएं, तो मैं हिंदी बीच में यूज करता जा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं p²/2m, ठीक है। अब ये कितना दिया है, 4 टाइम्स ऑफ p दिया है, k इज 4 टाइम्स ऑफ p इक्वल टू कितना p²/2m, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से p से p कैंसिल आउट हो गया, 8m बराबर कितना है, मॉड्यूल टाइप सवाल है ये, कई बार हम लोग करे हैं, डाउट में भी आपको बताया होगा। तो p बराबर 8m हो गया, और p को लिख सकते हैं हम m इंटू वी, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ v बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर इज सेकेंड, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9th 8th हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप देखो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बेसिक सवाल है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, और कॉन्सेप्ट यदि आपका थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है तो सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते थे, और कई सारे बच्चों ने करे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप में एनर्जी है, जोश है, जुनून है, सब कुछ है, डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। अब 10th क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज k if half of its mass is removed then the velocity and velocity is doubled, ठीक है। आप देखो k काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी, हाफ mv² होती है, ठीक है, पेन ज्यादा चलानी नहीं है, k इक्वल टू कितना हाफ mv² हो गया, मास को आधा कर दिया, k डैश निकालो कितना कर दिया, मास को आधा कर दिया मतलब m/2, और वेलोसिटी को डबल कर दिया तो क्या 2v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 ऊपर आएगा, 4 ऊपर आएगा, और ये 2 है, तो 2 ऊपर बचेगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 mv² इंटू कितना 2, और ये कितना बेटा इंटू, बच्चों ये पेन ठीक है, तो ये इंटू 2 हो गया। तो आप देख पा रहे हो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, तो ये 2 फैक्टर आ गया, तो 2 के हो जाएगा, मतलब जो हमने चेंज किया, मास आधा किया और वेलोसिटी को डबल किया, उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो गया, डबल हो गई, मतलब 100% बढ़ गई, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 10th सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है।
इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सवाल है अपने पास, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड फ्रॉम सर्टेन डेप्थ, if the work done in raising by 10 meter is 1600, its velocity at the position, ठीक है, हमने कितना उठाया, 10 मीटर उठाया, कितने केजी मास है, 10 केजी मास है, तो m बराबर कितना है बच्चों, 10 केजी, ठीक है, और h जो उठाया वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड उसका दिया है। तो इसमें एक और बात है, कितना वर्क हमने किया, 1600, ठीक है, और वेलोसिटी बताना है हमें जहां पर ये एच हाइट पर पहुंची। तो मुझे पता है या आप सब लोग भी जानते हो, क्या जानते हो कि टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया है बॉडी ऑफ मास 10 kg रेज्ड फ्रॉम सर्टेन डेप्थ, इफ वर्क डन इन रेजिंग, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया उससे जो वर्क है वो 1600 है, ग्रेविटी की के वर्क की बात नहीं की गई है, तो लेकिन हमें पता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ही होता है, और ये टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क में आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई द ग्रेविटी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, डेल्टा डब्ल्यू बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे, बॉडी एच हाइट, ग्रेविटी कहाँ मतलब mg नीचे, और एच हाइट कहाँ है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे। तो मैंने आपको बताया था जब भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना है तो आप क्या करा करो, या तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश किया करो, या फोर्स के अपोजिट, दोनों ही से आएगा, तीसरा कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, उससे आपका वर्क आ जाता है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव वर्क आएगा, कितना आएगा, माइनस का m 10 इंटू कितना 10 इंटू एम जी एच, एच कितना है आपका, वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 190, यहाँ कितना एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल अगर देखें तो थीटा इक्वल टू 180 है, मतलब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नेगेटिव वर्क आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा mg फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना है बच्चों, 1600 है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल 0, फाइनल कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, और यहाँ पर हाफ m कितना है आपका 10 इंटू कितना वी स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 1000 आएगा, और ये प्लस का 1600 है, मतलब 600 बचा, 600 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, हाफ इंटू 10 इंटू कितना वी स्क्वायर, अब यहाँ से वेलोसिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी देखो 10 से ये 0 खत्म हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका 120 आ गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 120, यानी v बराबर अगर निकालोगे तो v बराबर आ जाएगा आपका रूट 120 मीटर पर सेकेंड, और रूट 120 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 4√30, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, नहीं सेकेंड आंसर नहीं आएगा, 4 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 का रूट लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2√30, और ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल नंबर 11th का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, 2√30, ठीक है, 2√30 ऐसे देखोगे ना, 2√30 तो क्या हो जाएगा आपका 2, और 2 को अंदर पहुंचा देंगे, 2 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 30, तो ये वही आ गया ना अंडर रूट कितना 120, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना है आपका करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ठीक है बच्चों, बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं 11th के बाद 12th, क्वेश्चन नंबर 12, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v naught collide elastically with an identical particle v at rest, after collision vector of particle v, velocity of the particle v। तो आप ये देखो इसमें सीधा सीधा पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों, कि अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है, दूसरा पार्टिकल भी सेम मास का है, ठीक है, जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, एक इस तरीके से पूछा गया है, एक m मास है और इसका वेलोसिटी कितना है v नॉट, और दूसरा m मास है, इसका वेलोसिटी कितना है 0, वेलोसिटी 0 है, ये बिफोर कॉलिजन मतलब कॉलिजन के पहले वाली स्थिति है, और इलास्टिक कॉलिजन है, कैसा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो मैंने बताया था कॉलिजन के बाद अगर मास सेम है और हेड ऑन कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो और एक मास रेस्ट पे है, मास सेम है, एक मास रेस्ट पर है, इलास्टिक कॉलिजन है और हेड ऑन कॉलिजन है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, क्या वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, मतलब ये इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर आ जाएगा, v1 0 हो जाएगा, और जो बी वाला पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा बेटा, v नॉट हो जाएगा, तो बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v नॉट हो जाएगी, तो ये आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन काम नहीं है।
बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 12th क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, बड़े ही ईमानदारी से हमने सॉल्व कर लिया। 12th में क्या है आपका, बॉडी जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए दिया है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, टी सेकंड में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी यूनिट की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बाकी हमारा प्रोसेस सही होता है। वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वर्क निकालना है। तो जब भी x का फंक्शन टाइम के साथ हो और हमें वर्क निकालना हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तब एक बढ़िया तरीका होता है वेलोसिटी निकाल लो आप। ठीक है, तो v बराबर x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dt होता है। dx अपॉन dt कितना हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt हो जाएगा आपका 2t प्लस कितना 2 हो जाएगा। अब इसके दो फायदे हैं, एक तो क्या, टाइम कम लगेगा और इजी पड़ेगा स्टेप। तो आप ये देखो t1 पर यानी t1 0, तो v1 आ जाएगा आपका t इक्वल टू 0 पर, कितना आ जाएगा आपका, ये t इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और 2 सेकेंड में वर्क निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, t इक्वल टू 2 पर v2 निकाल लोगे, v2 निकाल लोगे बच्चों t इक्वल टू 2 पर, तो t इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, 6 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि आपको पता है वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा डब्ल्यू कितना, हाफ एम, एम कितना है, मास दिया 1 kg, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 कितना है बच्चों, v2 है बच्चों कितना आपका 6, तो 6 का होल स्क्वायर, और v1 कितना है आपका, v1 आई थिंक कितना 2, तो माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना 36, 36 और ये 4 गया तो 32 बचा, तो 1/2 इंटू कितना 32, तो जाएगा 16 जूल। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, और इसमें वर्क कितना आ गया बच्चों 16 जूल, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर था 13th। 13th को हमने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन लिफ्टिंग अ बॉडी टू अ सर्टेन हाइट। नेगेटिव वर्क होगा जैसा कि आपको पता है, अगर हम h हाइट तक ले जाएं, h ऊपर की तरफ है और mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव वर्क होगा। आंसर कैसा हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, 180 एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आंसर नंबर सेकंड सही। ठीक है, और द स्पीड ऑफ द बॉडी रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्किल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 15th देखो, 15 the speed of a body revolving in a vertical circle of radius r at lowest point is root 5 gr. The tension in the string at the uppermost position, जैसा कि हमने बताया था आपको, सभी को पता है, अगर VCM हम पढ़ते हैं तो मिनिमम स्पीड कितना है, मिनिमम स्पीड जो लोएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए, जिसको हमने ए बोला था, ये होना चाहिए रूट 5 gr। ठीक है, और अगर ये रूट 5 gr है तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा, रूट gr हो जाएगा। कम से कम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होना चाहिए, अंडर रूट 5 gr, जिससे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो स्पीड आएगी वो कितनी, अंडर रूट gr हो जाएगी। और इसी से मैंने टेंशन प्रूव किया था, और टेंशन का वैल्यू कितना आया था, 0। ठीक है, या आप वैसे भी लगा सकते हो, यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है। ठीक है, प्लस कितना टेंशन भी लगेगा। ठीक है, प्लस टी भी लगेगा। वीसीएम यदि आपको थोड़ा भी याद है तो, पूरा डायग्राम नहीं बनाया, एक रस्सी से हम एम मास को लटकाते हैं और उसको ए पॉइंट पर वेलोसिटी देते हैं, फिर ये वर्टिकल सर्कल पूरा कंप्लीट करता है। तो कितना लग रहा है आप देखो ना, यहाँ पर एक तो टी भी लग रहा है, प्लस कितना एम जी लग रहा है, इक्वल टू कितना करोगे, एम बी स्क्वायर बाई एम वी बी स्क्वायर बाई आर करोगे, आर एल के बराबर जाएगा, एम वी बी आ जाएगा आपका कितना, अंडर रूट जी आर। कभी कभी आर दे देते हैं, कभी कभी एल दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या ले लोगे, रेडियस आर ले लोगे, आर दिया है, तो एम वी बी स्क्वायर, वी बी कितना है, अंडर रूट जी आर, तो हो जाएगा बच्चों जी आर हो जाएगा, और ये आर नीचे है तो आर से आर गया, और एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी बी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। टी बी कितना आ गया, 0। वैसे भी आपको रटना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम स्पीड है दैट इज इक्वल टू रूट 5 जी आर, और हर 90 घूमने पर कितना स्पीड कम होता है, अंडर रूट के अंदर 2 जी आर कम होता है। ठीक है, और टेंशन कितना कम होता है, हर 90 घूमने पर, जैसे ऊपर जाएगा तो हर 90 कवर करने के बाद, 90 डिग्री एंगल कवर करने के बाद टेंशन 3 mg कम होता है, और स्पीड में रूट के अंदर 2 gr कम होता है। ठीक है बच्चों, और बी पॉइंट पर टेंशन कितना होता है, 0, और ए पॉइंट पर टेंशन 6 mg होता है। ठीक है, और ये 16th, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
फोर्थ हो जाएगा। 15th का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी बढ़िया शानदार सवाल है। अ बॉल ऑफ मास कितना m इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल, द डिफरेंस इन टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर वर्टिकल सर्कल है तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि जैसे ए पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ सी है आपका और ये बी पॉइंट है, तो ये हम 90 घूमे, फिर हम कितना घूमे 90 घूमे, तो यहाँ 3 mg तो यहाँ कम हो जाएगा ऊपर जाते समय और 3 mg यहाँ कम हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ गया, ए और बी के बीच में, टी ए माइनस टी बी, किसी भी स्पीड है ना जो कि रूट 5 GR से ज्यादा है या 5 GR के बराबर है, तो उसके लिए लोएस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन का डिफरेंस होगा वो कितना होगा बच्चों, 6 mg। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल है 17th, तो 16th का थर्ड हो गया, 17th क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 20%, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। जब भी मोमेंटम का इंक्रीज या डिक्रीज दिया हो परसेंटेज में और हमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना हो, तो मैंने बोला था फॉर्मूला लगाओगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के अपॉन के इनिशियल इंटू 100 होता है, और ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस कितना 2x प्लस माइनस 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन ये कब लगेगा, जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर इस तरीके से हो, और क्या दिया हो, x क्या है, x है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। x क्या है बच्चों, x है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तब लगेगा ये। ठीक है, और प्लस साइन कब लेना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ इंक्रीज दिया है तो प्लस साइन ले लोगे, तो एक्स कितना है आपका 20, तो 20 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 100 प्लस कितना 2 इंटू 20, तो ये 44% आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस साइन ले लेते। और इसका एक आसान सा तरीका भी है, जब भी कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन फंस जाए और प्रोपोर्शनलिटी आपको देखना है, दो दो फिजिक्स के पैरामीटर में रिलेशन देखना है, प्रोपोर्शनलिटी देखना है, उसके बेस पर हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं जब एक में परसेंटेज चेंज गिवन हो। तो जिसमें हमें निकालना है उसकी पावर 1 रखते हैं, ये याद रहे। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, इनिशियल को नीचे रखना है, याद रखना जब भी प्रोपोर्शनलिटी बनाएंगे और उससे जो रिलेशन बनेगा उसमें इनिशियल को नीचे रखना है। तो K2 अपॉन K1 क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं क्या, P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट हटा लो, तो अंडर रूट K2 अपॉन K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 अपॉन P1 आ जाएगा, है ना। मोमेंटम में किस में निकालना है हमें, परसेंटेज चेंज किस में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में निकालना है, मोमेंटम का दिया है बच्चों। तो ये चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की ऑलरेडी पावर कितनी है 1। अब आप क्या करोगे, ये रिलेशन बना लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना था हमें, तो मैंने क्या किया, रिलेशन बना लिया, इनिशियल को नीचे रखा, अब यहाँ पर -1 कर दो और यहाँ पर भी -1 कर दो, और दोनों तरफ क्या कर दो 100 का मल्टीप्लाई। इससे आपका परसेंटेज चेंज जिसमें भी निकालना होगा उसमें आ जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई। अब P2 जैसे मान लो, इनिशियल कितना मान लोगे आप, इनिशियल P1 कितना मान लोगे, 100 मान लोगे, 20% बढ़ा दिया तो P2 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो P2 कितना रख दो 120, 20% बढ़ा दिया ना, तो P1 में कितना जोड़ दोगे, जो जो इनकी इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज करा हमने उतना अमाउंट जोड़ दोगे। तो 20% इंक्रीज किया, पहले 100 था, 100 का 20% कितना हो गया 20, तो अब 120 हो गया, 120 हो गया, तो P2 हो गया आपका कितना 120, P1 कितना माना हमने। जब भी परसेंटेज के सवाल आए तो इस तरीके से करोगे, और इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस माइनस 2x, घटे तो माइनस और बढ़े तो प्लस, लेकिन इसमें परसेंटेज चेंज मोमेंटम का दिया होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये रामार तरीका है, ये कहीं भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये इसके लिए स्पेशल कंडीशन है। तो बच्चों अब 18th सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18th सवाल क्या है, A wall released from height 20 meter hits the ground and ground rebound at a height of 16 meter. The coefficient of restitution. तो ये रिलेशन याद रखना है बच्चों, जैसे मान लो अगर कोई बॉडी h हाइट से गिरे, ठीक है, और टकराने के बाद कितनी h1 हाइट तक जाए, फिर ये गिरे, फिर कितनी हाइट तक जाए टकराने के बाद h2 हाइट तक जाए, मतलब nth कोलिजन हो, n कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, e की पावर 2n इंटू h बराबर hn, ये बताया था मैंने, e की पावर 2n इंटू h बराबर कितना hn, कहाँ से गिरा h हाइट से। ठीक है,
और ये n क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन है आपका n, ठीक है। तो nth कॉलिजन है ये, मतलब n की वैल्यू अगर हम फर्स्ट कॉलिजन ले रहे हैं तो टकराने के बाद h1 हाइट तक जाएगा, सेकंड कॉलिजन ले रहे हैं तो टकराने के बाद h2 हाइट तक जाएगा, थर्ड कॉलिजन ले रहे हैं तो टकराने के बाद h3 हाइट तक जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट कॉलिजन की बात कर रहे हैं, जैसे 20 मीटर से गिरा, ये 20 मीटर है, 20 मीटर से गिरा, अब ये गिरने के बाद ये टकरा के ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितने मीटर तक जा रहा है, 16 मीटर तक जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका h, ठीक है, और ये हो गया आपका h1, क्योंकि एक ही तो कॉलिजन होगा, तो n की वैल्यू कितना डाल दो, 1 डाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपका e की पावर 2 इंटू 1, h कितना है आपका, h है 20, और h1 कितना है आपका, टकराने के बाद कितना गया 16, तो यहाँ से आ जाएगा e स्क्वायर इक्वल टू कितना 16/20, कितना आ जाएगा आपका 4/5, और e का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4/5 यानी 2/5। करेक्ट आंसर इज सेकंड। ठीक है बच्चों, ये बढ़िया सवाल था। क्या था, e की पावर 2n। ऐसे ही अगर वेलोसिटी टकराने के बाद पूछे, जैसे मान लो v से टकराया और टकराने के बाद क्या ev से जाएगा, फिर ये टकराया, ये फर्स्ट कॉलिजन हो गया, फिर सेकंड कॉलिजन हो गया, सेकंड कॉलिजन के बाद ये कितना हो जाएगा, e स्क्वायर v हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ये v का रिलेशन बनता है vn बराबर e की पावर n इंटू कितना v नॉट। v नॉट है टकराने के जस्ट पहले स्पीड, जैसे h हाइट से छोड़ा तो h हाइट से हमने छोड़ा पार्टिकल को और ये नीचे आया, तो इसका टकराने के जस्ट पहले जो v होगा वो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 2gh। तो इसमें v जो है वो आपका अंडर रूट 2gh है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन है। n इक्वल टू 1 रख दोगे तो v1 आ जाएगा टकराने के जस्ट बाद, n इक्वल टू 2 रख दोगे तो दूसरे कॉलिजन के बाद आ जाएगा, n इक्वल टू 3 रख दोगे तो तीसरे कॉलिजन के बाद हमें स्पीड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब 19th सवाल है, तो सवाल नंबर 19 इसका आंसर कौन सा था, 18th का, 18th का बच्चों था सेकंड आंसर। ठीक है, 18th का हो गया। अब 19 का देखो, बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मोमेंटम नहीं होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो 19 का हो जाएगा बच्चों थर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद 20 सवाल, 20 क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6। तो मैंने आपको दो तरह के कॉलिजन बताए थे, इसमें E इक्वल टू 1 होता था, वो होता था आपका इलास्टिक कॉलिजन, और 0 इज लेस देन इक्वल टू E लेस देन 1 होता था, ये इलास्टिक होता था। और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए देखो, E इक्वल टू 1 तो इलास्टिक कॉलिजन, और 0 से 1 के बीच में जो है वो इन इलास्टिक कॉलिजन होता था। इन इलास्टिक के दो पार्ट होते थे, एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक जिसमें E 0 होता था, और एक होता था 0 लेस देन E लेस देन 1, ये होता था पार्शियली इन इलास्टिक। तो ये थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। कॉलिजन कैसा हो जाएगा बच्चों, कॉलिजन हो जाएगा बेटा, ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड आंसर, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि E का वैल्यू 0 1 के बीच में 0.6 है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 kg वॉल मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन 2 kg वॉल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। द कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, द स्पीड ऑफ द वॉल्स। तो आप ये देखो, 1 kg वॉल मूविंग स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद 2 kg वॉल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 kg का कितना हो जाएगा आपका, स्पीड चाहिए हमें, वेलोसिटी से मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे हम, 10 इंटू 1, और दूसरी वाली अपोजिट में जा रही है तो उसके लिए माइनस ले लो, कितना 2 इंटू कितना 20, 2 इंटू 20, भाई ये 2 kg है और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। अब ये कंबाइंड हो रही है, कंबाइंड हो रही है तो जुड़ जाएंगे, मास कितना हो जाएगा आपका 1 + 2 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू वेलोसिटी v। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा आपका, ये 40 और 10, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा आपका 30, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा माइनस का कितना 10 मीटर पर सेकंड। आंसर इज फर्स्ट, कितना 10 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस को इग्नोर करना है हमें, वेलोसिटी की तो बात है नहीं, ठीक है, और यह आ जाएगा आपका माइनस का 10 मीटर पर सेकंड, यानी जो दूसरी वाली बॉल जा रही थी उसी डायरेक्शन में कंबाइंड मास चलने लगेगा। ठीक है बच्चों, किससे, 10 मीटर पर सेकंड से। अगला सवाल है,
A body of mass कितना 1 kg suspended from massless spring of natural length 1 meter if the mass is released from rest। ठीक है, इसमें स्लोली तो नहीं बोला, दो केस होते हैं इसमें। स्लोली अगर बोला जाए तो इक्विलिब्रियम पर जो एक्स मैक्स होता है वो होता है आपका mg/k। ठीक है, अगर स्लोली बोले मतलब सिस्टम को हम स्प्रिंग से हम मास को जोड़ें और इसको m को धीरे धीरे सपोर्ट से छोड़ें, सपोर्ट को धीरे धीरे हटाएं, तो यहाँ पर जो x मैक्सिमम आता है वो कितना आता है mg/k। अगर सडनली छोड़ दें या रिलीज कर दिया हमने, सपोर्ट या स्लोली नहीं बोला गया है, रिलीज कर दिया, सिर्फ ये लिखा है कि रिलीज कर दिया हमने, ठीक है, तब जो x मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा आपका 2mg/k, 2mg/k। ठीक है, तो ये सवाल है 2mg/k वाला। याद रखना बच्चों, स्प्रिंग से हमने, वर्टिकल स्प्रिंग है उससे मास लटकाया और m को हमने छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, तो x मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2mg/k। तो x मैक्सिमम कितना है आपका 40। तो ये है बच्चों कितना 40 सेंटीमीटर है, तो 0.4 लिख सकते हो 0.4। और ये 2m कितना है आपका 1 kg, g 10 होता है और k यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, k आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, k हम निकाल सकते हैं, तो k क्या आएगा बच्चों, यहाँ से k आ जाएगा कितना, ये 0.4 का पॉइंट हटाओगे 10 पड़ेगा, 100 इंटू 2 अपॉन कितना 4, 2 दूनी 4, 50 आ जाएगा। और एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, एनर्जी हो जाएगी आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मैक्सिमम जो हमने निकाला कितना 0.4, तो हाफ के कितना 50 इंटू एक्स कितना 0.4 का होल स्क्वायर यानी 0.16 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो 25 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 के आसपास आएगा, आई थिंक 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 4 जूल। करेक्ट आंसर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में वो कितनी होगी 4 जूल। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप देख ही रहे हो, बहुत ज्यादा लेंदी सवाल नहीं है, आसान से सवाल है, बेसिक फंडामेंटल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही सवाल नीट में आते हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखो। तो बच्चों अगला सवाल है क्या, अगला सवाल है 22 सवाल हमने डिस्कस कर लिए बच्चों, एक बड़ी उपलब्धि। इसके बाद हम लोग 23rd क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास कितना 2 kg प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इफ द एनर्जी स्पेंट ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस इज 100, द मैक्सिमम हाइट अटेंड। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने किस स्पीड से फेंका आप ये देख लो, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। ठीक है, इफ द एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस, तो ये 100 जूल है, तो द मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालना है हमें, तो हमें क्या पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ये तो कितना कंज्यूम हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों 100 जूल, तो माइनस का 100 जूल ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका वर्क डन बाई द ग्रेविटी, माइनस का होगा कितना 2 kg। ठीक है, 2m हो गया 2, g 10 हो गया इंटू h। ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल जीरो हो जाएगी, इनिशियल कितना हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम कितना 2 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना 20 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा आपका 400 ये आ गया और 100 ये है। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो अभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 20h इक्वल टू कितना माइनस का 300। ठीक है, तो यहाँ से जीरो गया, माइनस से माइनस चला जाएगा, h बराबर कितना 15 मीटर, तो करेक्ट आंसर इज 15 मीटर। क्या लगाया बच्चों, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, क्या लगाया वेट लगाया बच्चों, वेट है ना, WET लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बाद ये रहा आपका आंसर। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स से वर्क है वो भी नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस होगा, आई बात समझ में, और ग्रेविटी का वर्क भी नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क हो गया आपका माइनस का 100 माइनस का mgh। ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही है और mg कहाँ लग रहा है नीचे, तो वर्क कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर m मास को हमने छोड़ा, m मास है, m मास को छोड़ा, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना k है और हमें k ही निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा x हो रहा है। ठीक है, तो ये चलेगा चलेगा चलेगा, स्प्रिंग से टकराएगा और स्प्रिंग से टकराने के बाद
है ना, यहाँ पर कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और ये जो x है ये कितना है आपका x नॉट। तो आप क्या बोलोगे, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की, हाफ के x नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और k जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m v नॉट स्क्वायर अपॉन कितना, x नॉट का होल स्क्वायर। यानी थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये 24th क्वेश्चन हो गया। 25th देखो, 25th, the work done by all the forces on the system equal to change in kinetic energy। तो सभी जितने भी फोर्सेस होते हैं उन सभी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। टू स्प्रिंग have their force constant k1 k2 and are stretched to the same extension if same extension है, तो आप ये देख सकते हो सेम एक्सटेंशन लिया हमने, इफ k1 ग्रेटर देन k2, वर्क डन होगा आपका माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स इनिशियल जीरो है तो, ठीक है। और एनर्जी जो होती है ये वर्क होता है बच्चों, स्प्रिंग का वर्क है, डेल्टा डब्ल्यू बाई द स्प्रिंग। और अगर स्प्रिंग की एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब एक्स इनिशियल जीरो है। अगर एक्स हमने सेम कर दिया तो वर्क और एनर्जी दोनों एक तरीके से रिलेट होंगे। एक्स सेम कर दिया हमने तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो गया, माइनस हटाओ, तो जिसका W1 अपॉन W2 इक्वल टू कितना जाएगा, K1 अपॉन K2, ठीक है। मतलब जिसका K ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। तो मोर इन स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1, क्योंकि K1 ज्यादा है तो इसका वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। 26 का फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। क्यों, अच्छा इसमें दो सवाल बनते हैं। अगर सेम फोर्स से हम खींचते तब जो एनर्जी स्टोर होती है, जो वर्क होता है, जैसे मान लो सेम फोर्स एफ लगा के दो अलग अलग स्प्रिंग को हमने खींचा, तो उसमें आता है आपका जो वर्क आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के आता ठीक है ना। कब, जब सेम फोर्स हो, फोर्स सेम हो, फोर्स इज सेम, अगर सेम फोर्स से खींचेंगे तब। लेकिन अगर हमारा एक्सटेंशन सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा। तो इसमें दो सवाल बनते हैं, और इसमें जो सवाल दिया था उसमें एक्स सेम लिया था, तो आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है, द एंगल बिटवीन वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, जब भी आप एंगल देखो तो ए डॉट बी चेक करो। आई का आई से करोगे तो -1 आएगा, जे का जे से करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, के का के से करोगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। यानी ये क्या जीरो नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आप देखो ए डॉट बी क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट बी बराबर क्या कर लो, ए बी कॉस थीटा, हमेशा एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना है आपका, आई का आई से करोगे तो -1, जे का जे से किया तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, और के का के से किया तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो 4 और ये -1 3 आ जाएगा। और ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। तो ये 1 + 1 2 और ये 4, ये 6 हो जाएगा, है ना, √6। ऐसे ही मैग्नीट्यूड बी का आ जाएगा, ये भी √6 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, इनटू कितना cos थीटा, तो आ जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू कितना 3/6, यानी कितना 1/2, यानी थीटा बराबर 60। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है बच्चों, ये हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार काम। तो हम लोग लगभग आधे से ज्यादा काम कर लिए, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, अ मोटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम एन एवरेज डेप्थ ऑफ कितना 10 मीटर एट द रेट ऑफ 5 kg पर सेकेंड। इफ द वाटर कमिंग कितना है आपका, जिस रेट से पानी बाहर आ रहा होगा वो कितना आपका 5 kg पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में 5 किलोग्राम पानी बाहर आता है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर कमिंग इज कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी। आप देखो ना, मोटर पंप है, ठीक है, जो पानी को उठा रहा है, डेप्थ कितना 10 मीटर से एवरेज डेप्थ, और रेट कितना है 5 kg पर सेकेंड, मतलब वन सेकेंड में कितना पानी उठाएगा बच्चों, ये 5 kg पानी उठाएगा, ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड में। वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द पंप विद वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप तो ये देखो कि हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर निकालना है। तो 1 सेकेंड में कितना मास उठाया 5, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो पावर होता है आपका mgh/t, ठीक है। ये तो अगर जनरली इस मास को हम HI2 पर ले जाएं,
ठीक है। किसी भी मास को यदि हम m मास है इसको hi2 पर ले जाके रखते हैं, मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0, तो पावर कितना आता है आपका, पावर आता है mgh अपॉन t। ठीक है, ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वेलोसिटी भी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर 1 सेकेंड में कितना 2 मीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में कितना 2 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी पर सेकेंड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो वर्क डन हो जाएगा पर सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका एम जी एच, एम कितना 5, और पर सेकंड की बात कर रहे हैं वो पावर में हो जाएगा, वर्क डन पर सेकंड कितना 5 इंटू कितना 10 इंटू कितना 10, ये तो 500 हो गया। कितना हो गया बच्चों 500, कितना वर्क कर लिया 500। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल भी 0 होती तब कितना वर्क होता 500। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इसमें पर सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 500 प्लस कितना हाफ एम बी स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, एम बी हाफ एम बी स्क्वायर पर सेकेंड, कितना जाएगा आपका हाफ एम कितना 5, ये पर सेकेंड दिया है मास। ठीक है, और एनर्जी जो आएगा वो पर सेकेंड, तो वो पावर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, पर सेकेंड जो भी चीज होगी वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। और v कितना आपका 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 गया, 5 दूनी 10 और 500, तो 510 आ जाएगा। क्या बच्चों एक बार फिर समझो, ये बढ़िया सवाल था, 28 क्वेश्चन अच्छा है, इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो एक सिंपली जब हम एक बॉडी को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाएं और इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल 0 हो, तब कितना पावर आएगा mgh/t। अब चूंकि पानी जो निकल रहा है पंप से वो 2 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है। ठीक है, तो कुछ पावर का पार्ट वहां भी होगा। ठीक है, यानी इंजन ने कुछ ज्यादा काम किया, 500 से ज्यादा काम किया, है ना, 500 से कितना ज्यादा किया निकालना पड़ेगा। तो आप हाफ एम इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लो, वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, और पर सेकंड देख लो तो पावर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0 से हाफ एम बी स्क्वायर, और पर सेकंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका हाफ एम बाई टी, जो कि 5 दिया है, और वी स्क्वायर आपको वी कितना दिया 2 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर इज 510। 1929 सवाल है, इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ड्यूरिंग इट्स फॉल। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को छोड़ दें, एच हाइट से बॉडी को छोड़ दें, यहाँ इक्वल टू 0 है, और एच हाइट से बॉडी को छोड़ दें, तो इसके पास किसी भी टाइम पर कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर फोर्थ आ जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, एक पर्टिकुलर हाइट से अगर किसी बॉडी को छोड़ दो तो। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्या बच्चों, बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या दिया गया है, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कॉलिजन, है ना, इन इलास्टिक कॉलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही खाली लगेगा, एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो किसी भी कीमत पर कंजर्व नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और इलास्टिक होता तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम कहाँ लगा सकते थे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन वो भी नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो याद रखना इन इलास्टिक है तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, कब, जब इलास्टिक कॉलिजन होता E इक्वल टू 1 होता तब। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल 31, द मिनिमम स्पीड ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर वाइल्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस कितना 10 मीटर एट द हाईएस्ट पॉइंट पर। देखो मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए वीसीएम के लिए, यहाँ √5 GL, यहाँ √5 GR, और यहाँ होनी चाहिए √GR, कितनी √GR। ठीक है, तो √G कितना है आपका 10 और R कितना है आपका 10 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √GR, क्या हो जाएगा V √GR के बराबर, ये हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। HP लोएस्ट पॉइंट पर कितना होगा आपका √5 GR। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कौन सा है 32, 32 सवाल है क्या, इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, I का I से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, J का J से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और K का K से करेंगे -A, तो कितना 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि A डॉट भी 0 होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चों। इसके बाद व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, the potential energy stored u1 when it is further compressed by 2x again, मतलब x तो था ही, x1 कितना है आपका x है, और x 2x और बढ़ा दिया तो x2 कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी u1 कितना हो जाएगा आपका u1 हाफ k k1 x स्क्वायर, और u2 हो जाएगा आपका
हाफ K2 कितना 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल रिस्टोर्ड इन U2, तो U1 अपॉन U2 बताना है, K1 बराबर K2 है क्योंकि सेम स्प्रिंग है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, U1 अपॉन U2 इज 1:9, 1:9, ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। अब 33 का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, 1:9 आएगा, जैसा कि आपको देख रहा है, ठीक है। 34 क्या है, अ कार स्टॉप्स टू स्लाइड इन 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एवरेज फोर्स कितना है 200 है, तो एवरेज फोर्स जो रिटार्डिंग फोर्स है वो 200 न्यूटन है, तो वर्क डन कितना होगा 10 मीटर चलने में। रिटार्डिंग फोर्स, कार यहाँ चलेगी, वेलोसिटी यहाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, और ठीक है फोर्स यहाँ लगेगा एवरेज फोर्स, तो कितना आ जाएगा आपका W बराबर डेल्टा W आ जाएगा आपका माइनस का F इंटू एक्स, कितना आ जाएगा माइनस का कितना 200 इंटू कितना 10, कितना माइनस का 2000 जूल। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इसके बाद 35 सवाल है बेटा। 35 सवाल क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास कितना 1 kg प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू फोर्सेस 20 न्यूटन 10 न्यूटन, 10 न्यूटन F2 है और 20 न्यूटन F1 है, ठीक है, और 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है भाई, जो ज्यादा फोर्स होगा F1 ज्यादा है तो F1 की डायरेक्शन में जाएगा, कितना जाएगा 10 मीटर जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय द F1, F1 कितना है आपका 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 10 मीटर, तो कितना जाएगा डेल्टा W बाई F1, कितना जाएगा 10 इंटू कितना 20, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो 200 जूल। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो बड़े ही सिंपल से सवाल थे बच्चों, आप देखते ही जा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या निकालना है, क्या बच्चों इसमें क्या निकालना है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एस ऑन द फिगर, वर्क डन निकालना है, तो एरिया अंडर रेफरेंस ग्राफ क्या देता है, वर्क डन देता है, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा हाफ, एरिया हो जाएगा क्या बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 10 और हाइट कितनी है 5, तो हो जाएगा कितना 25 जूल, ये वर्क के बराबर हो जाएगा। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ क्या होगा वर्क डन, यानी आंसर हो जाएगा थर्ड 25 जूल। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर 37 क्वेश्चन है, इसमें एफ दिया है और वी दिया है, हमें पावर निकालना है, तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो एफ डॉट वी होती है, क्या बच्चों एफ डॉट वी, तो एफ का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई से करोगे 4 आ जाएगा, जे का जे से करोगे 1 आ जाएगा, के का के से करोगे माइनस का 2 आ जाएगा, तो 4 + 1 5, 5 - 2 3, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ठीक है 3 वॉट आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज फोर्थ, यानी जो पावर आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 3 वॉट, यानी फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो बच्चों, ये भी बड़ा आसान सवाल है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पर एफ जीरो होता है, एफ होता है माइनस का डी यू अपॉन कितना डी आर, एक्स है तो माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और अगर एक से ज्यादा होते एक्स और वाई या जेड होते, एक से ज्यादा होते तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते, तो यहाँ पर एक्स के टर्म्स में है तो माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स फोर्स हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम क्या बच्चों एट इक्विलिब्रियम क्या होता है फोर्स जीरो होता है, तो डी अपॉन डी एक्स को क्या कर लोगे जीरो, भाई माइनस तो चला गया ना, ठीक है, तो माइनस का डी अपॉन डी एक्स जीरो, यानी डी अपॉन डी एक्स जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा देखते चलो, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये माइनस का 4, एक्स का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना 4, यानी x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार काम चल रहा है अपना, और सवाल बढ़िया थे, कॉन्सेप्ट सारे यूज होते जा रहे हैं। अ वॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है, गोज अप टू हाइट h/4 आफ्टर हिटिंग द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, तो देखो h हाइट से छोड़ा तो कितनी एनर्जी थी mgs थी, ठीक है, अब h हाइट से छोड़ा था, अब कितना ऊपर जा रहा है h/4 ऊपर जा रहा है, तो कितनी एनर्जी है mg h/4, तो परसेंट लॉस, जहां पर भी हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा, कुछ भी के लिख लो या ई लिख लो, एक ही बात है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, तो डेल्टा ई है ना, डेल्टा ई अपॉन E1, डेल्टा ई अपॉन E1, E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100, E2 कितना है आपका, E2 है mg h/4, E1 कितना है mgh, ये टोटल एनर्जी mgh थी,
टोटल एनर्जी जितनी थी वो देख लो, पहले कितनी थी, mgh h हाइट से छोड़ा था, और वही काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, जब बॉडी नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन टोटल एनर्जी तो mgh ही है, तो टोटल एनर्जी कितनी थी mgh, और बाद में h हाइट तक गया तो टोटल एनर्जी कितनी थी mgh/4, h/4 हाइट तक गया टकराने के बाद, तो टोटल एनर्जी कितनी mgh/4, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल कितना mgh इंटू 100। तो इससे निकालोगे बच्चों तो mgh/4 माइनस mgh अपॉन mgh, mg से mg चला जाएगा, यह जाएगा आपका कितना माइनस का 3/4 इंटू 100, तो यह जाएगा माइनस का 75%। ठीक है, कितना देखो h/4 माइनस h अपॉन h इंटू 100, तो जाएगा कितना h/4 माइनस h, माइनस का h कट जाएगा 3/4 इंटू कितना 100, तो ये माइनस का 75% आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिक्रीज हो गई, यानी एनर्जी लॉस हो गया, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, है ना। परसेंटेज लॉस पूछ रहा है वो, तो कितना जाएगा आपका 75%, माइनस तो ये दिखा रहा है कि लॉस हो गया। ठीक है, अब 48 सवाल क्या है, हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ, किसी भी देखो क्लिफ से किसी भी हाइट से अगर किसी भी स्टोन को ऐसे फेंको, सेम स्पीड दे दो, सेम स्पीड दे दो, ऊपर फेंको नीचे फेंको दाएं फेंको बाएं फेंको, ठीक है, लेकिन जब ये ग्राउंड पर टकराएंगे तो इनका स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये बच्चों बड़े ही आसान से सवाल है, ये सब बताया गया आपको, A to Z एवरीथिंग आपको बताया गया पढ़ाया गया। ठीक है, और सभी लोग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कर्व, ठीक है, करेक्टली शो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विद डिस्टेंस। तो आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स भी कांस्टेंट होगा, तो एफ क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा आपका डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ कांस्टेंट है तो आपका डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू एफ एक्स, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एफ तो कांस्टेंट है आपका, एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और एक ही सवाल एक ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बच्चों आगे 42 क्वेश्चन क्या है, अ वॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड कितना 10 मीटर कोलाइड हेड ऑन अनदर स्टेशनरी वॉल ऑफ 3 kg, इफ द कोलिजन परफेक्टली इनलास्टिक देन द, परफेक्टली इनलास्टिक मतलब E इक्वल टू 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो आप क्या देखोगे 2 kg वॉल मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 into 10 आ जाएगा। ठीक है, अनदर स्टेशनरी वॉल है तो दूसरे का 0 हो गया, अब मिल गई तो कितना हो जाएगा आपका 2 kg 3 kg से अटैच हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा इनटू कितना v, तो v कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा, अरे ये इससे तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v आ जाएगा आपका 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, इससे भी हम निकाल सकते थे, तो ये 4 मिल गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, एक मैंने डायरेक्ट तरीका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का बता रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस बता रखा है वो हाफ m1 m2, ये फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, इस तरीके से भी काम कर सकते हो, अगर वेलोसिटी निकालना है, इम्पल्स निकालना है, कुछ निकालना है, तो इस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, m1 m2 अपॉन कितना है m1 प्लस m2, और ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ e कितना है 0 है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा के ई कितना आ जाएगा, डेल्टा के ई आ जाएगा हाफ m1 कितना है आपका 2, m2 कितना है 3 अपॉन कितना 5, u1 कितना है आपका 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू कितना 1 माइनस ई स्क्वायर में 1 आ जाएगा, ई स्क्वायर 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6, और ये 10, तो 6 इंटू 10 अपॉन कितना 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 100 आएगा बच्चों, तो 60 जूल आ जाएगा। करेक्ट आंसर 60 जूल, कितना लॉस हुआ 60 जूल का लॉस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 जूल, यानी थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्या किया हमने, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की कंडीशन में, हेड ऑन कोलिजन है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू कितना u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, इसमें u1 u2 साइन के साथ लेते हैं, अपोजिट में है
तो प्लस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस ई स्क्वायर परफेक्टली इलास्टिक है तो ई इक्वल टू 0। ये जो प्रोसेस था इससे भी हम लोग समझ सकते थे, यहाँ पर जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इससे भी समझ सकते थे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल घटाते तब आपका आंसर आ जाता, उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते क्योंकि लॉस नेगेटिव में आता। ठीक है, तो आप देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पर वर्क क्या होता है, जीरो ऑलवेज सिस्टम पर। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक हैं M1 और ये M2 बताया था आपको, और इसमें नीचे वाले पे फोर्स लगा दिया, नीचे वाला सरफेस कैसा है आपका फ्रिक्शनलेस है, म्यू जीरो है। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो ऊपर वाले पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे, और नीचे वाले पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक्स चला और ये भी एक्स चला, तो आप ये देखोगे कि इस पर पॉजिटिव वर्क हो गया और इस पर कैसा हो गया नेगेटिव, टोटल मिला के कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा। तो फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पर वर्क कितना होता है, जीरो हमेशा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पर वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन सिस्टम के किसी एक पार्ट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और किसी दूसरे पार्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन बाय द static friction on the system is zero and total work done by the kinetic friction on the system is negative। ठीक है, लेकिन किसी एक पार्ट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं बोला स्टैटिक काइनेटिक या पार्ट ऑफ द सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे अपने, तीनों ही आंसर हो सकते हैं, इसलिए थर्ड आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बच्चों, टू वॉल्स मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्ट्रेट रोड इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड हेड ऑन, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2 देन वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो ई का फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिजन में दो ही बातें याद रखना है हेड ऑन कॉलिजन में, एक तो ई का रिलेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, और एक फॉर्मूला है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और तीसरा फॉर्मूला है चेंज इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले से सारा कॉलिजन लगभग निपट जाता है अपना अच्छे तरीके से। ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन कितना u1 माइनस u2। ठीक है, तो हमें v2 माइनस v1 निकालना है, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा क्या बच्चों, e इंटू u1 माइनस u2। ठीक है, दोनों अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। e कितना है आपका, e कितना है बच्चों, e कितना है देखो, e कितना है आपका हाफ है, और u1 क्या, एक पॉजिटिव लोगे एक नेगेटिव लोगे, तो 20 माइनस माइनस 10, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा आपका 15, 20 और 10 30 बटे 2 15, 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, फोर्थ हो गया। इसके बाद है 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड बता रखा है आपको कंजर्वेटिव फोर्स में, ओनली इन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स दिया है। ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, हमें वर्क निकालना है 0 से 1 तक। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। जब भी एफ और एक्स का रिलेशन है और वर्क निकालना है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा, आसान तरीका होता है ये, 2 इंटू एक्स क्यू बाई 3, और ये लिमिट लगा दो 0 से लेके 1 तक। तो आप इसे सॉल्व कर लो, 1 रखोगे तो कितना 5/2 इंटू कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2/3 इंटू कितना 1 का होल स्क्वायर माइनस 0, 0 रखोगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 5/2 प्लस कितना 2/3। ठीक है, तो 5 3 15 4 19 है ना, 19/6 करेक्ट आंसर फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये 46 सवाल हो गया। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, सभी को पता है अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। ठीक है, इसके बाद 48 सवाल है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल 2 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम t इज गिवन बाय x बराबर t स्क्वायर, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन टाइम इंटरवल 0 से 2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो या xt इक्वेशन से वर्क निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालोगे, v बराबर आ जाएगा आपका हाफ और टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो हो जाएगा t। ठीक है, v आ गया, v1 आ जाएगा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कितना 0, और v2 आ जाएगा t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर आ जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल कितना 2, 0 से 2 सेकंड के बीच में काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना था, तो कितना हो जाएगा आपका डेल्टा के ई, डेल्टा के ई हो जाएगा आपका हाफ एम, एम कितना है आपका 2 kg, v2 स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 गया,
ये 4 माइनस 0 यानी 4 जूल। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 48th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 जूल हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 4 जूल। तो जब भी एक्सटी इक्वेशन दिया है, वर्क निकालना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालोगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे। 49 सवाल, ठीक है, सेकंड लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जो क्या है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर कितना होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैराबोला बनेगा, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैंने बोला था जिसकी पावर कम है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, तो यू की पावर कम है, ये पैराबोला है। ठीक है, एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2, यू और एक्स का ग्राफ है, तो y की पावर 1 और x की पावर 2, तो y बराबर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मुंह किसकी तरफ खुलेगा, y की तरफ। ठीक है, यानी सही ग्राफ हो जाएगा थर्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 एंड हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, हम लोग इसको करके, ठीक है, और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपना पूरा काम हो गया, सारे सवाल हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझे और कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से समझा, सारी चीजों को समझा। पेपर बहुत आसान था। यदि बेसिक चीजें जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उन पर फोकस करे बच्चा, तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। 150 प्लस बच्चा आराम से ला सकता है। ऑन एन एवरेज एक एवरेज बच्चा 150 प्लस इस पेपर में ला सकता है और यही नीट लेवल है। इसी तरह के सवाल आते हैं। तो बच्चों बेसिक फंडामेंटल अपना क्लियर रखो और डाउट पूछते रहो। ठीक है बच्चों, तो 50 क्वेश्चन क्या है, द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद पोजीशन x। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पर फोर्स जीरो होता है, तो यू एक्स ग्राफ की स्लोप होती है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये जीरो है कहाँ, बी पर, बी पॉइंट पर जीरो है स्लोप, यानी यहाँ पर क्या एफ जीरो है, यानी डी अपॉन डी एक्स क्या है आपका जीरो है। तो जहां फोर्स जीरो होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। अब इसमें स्टेबल या अनस्टेबल की बात नहीं कही है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसने तो सिंपल इक्विलिब्रियम पूछा, तो हम इक्विलिब्रियम बता दे कहाँ होगा, जहां फोर्स जीरो होगा। और फोर्स कहाँ जीरो है, बी बिंदु पर जीरो है, बी पॉइंट पर जीरो है। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया। FT3 फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का पेपर डिस्कस किया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।